ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर छिड़ गई है। ईरान को क्या वार्निंग जारी की है और क्या ईरान के ऊपर आखिरी बार हमला किया जाएगा। विश लिस्ट भी दे दी गई और मुज़ाकरात बड़ी खुशउस्लूबी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो एकदम ऐसा क्या हुआ। हम कभी भी ईरान के पानियों पर अमेरिका का ये कब्जा नहीं होने देंगे। ईरान ने सदर ट्रंप को वार्निंग दी थी कि फ्रीडम प्रोजेक्ट की आड़ में कोई खेल नहीं खेला जाएगा, लेकिन ट्रंप ने शरारत की और ईरान ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो बातों से ज्यादा कुछ करके दिखाने पर यकीन रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर यह है कि ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर छिड़ गई है। ईरान की तरफ से क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ईरान के पानियों में एक वार्निंग जारी की गई है और अमेरिका ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही जनूबी कोरिया की भी एंट्री हुई है और ये किस कैपेसिटी में हुई, अमेरिका ने जनूबी कोरिया को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर यूएई में तबाही, बहरीन में सायरन और यूएई में इसराइल की मौजूदगी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं और इसराइल ने किस तरह से अपना दिफाई निज़ाम यूएई के हवाले किया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर तेल की आलमी कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरान को क्या वार्निंग जारी की है और क्या ईरान के ऊपर आखिरी बार हमला किया जाएगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर यह है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की बौछार कर दी है और एक बार फिर खित्ते में जंग के बादल आपको नजर आ रहे हैं। आपके ज़हन में यह सवाल जरूर होगा कि सालिसों के जरिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर अमेरिका ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे थे और दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। विश लिस्ट भी दे दी गई और मुज़ाकरात बड़ी खुशउस्लूबी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने यह हमला कर दिया और वो भी अमेरिका की किसी बेस के ऊपर नहीं बल्कि यूएई के ऊपर हमला किया गया। तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के पानियों पर कब्जा करने का एक प्लान बनाया जाता है जिसे फ्रीडम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और ईरान ने अपना जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझा कि हम कभी भी ईरान के पानियों पर अमेरिका का ये कब्जा नहीं होने देंगे। अमेरिका क्या गेम डाल रहा था? अमेरिका गेम ये डाल रहा था कि उसने राब्ता किया उन ममालिक से जिनके जहाज़ आबने हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं और फिर एक कोऑर्डिनेशन शुरू होता है और ये कोऑर्डिनेशन ये था कि अगर अमेरिका इन ममालिक के जहाज़ों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है तो सारी की सारी सपोर्ट इन ममालिक की अमेरिका के साथ होगी, सफारती महाज के ऊपर भी, और फिर दीगर अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की इस जंग में वो हिस्सेदार भी बन सकते हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत होती डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान के पासान इनकलाब ने अमेरिका के इस पूरे प्लान को सिफर कर दिया। दोस्तों, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमाराती रियासत फजीरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हुए हैं और तीनों जख्मियों का ताल्लुक भारत से बताया जाता है और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां पे उनकी हालत जो है अब बेहतर है। आबने हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी तेल कंपनियों के बहरी जहाज पर ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ईरान की जानिब से 4 मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ फायर कर दिए गए। और अब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है जी, इसके मुताबिक फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है और फजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल साइट पर हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए और तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोस्तों, ये भी रिपोर्ट आ रही है और जो इंटरनेशनली जो खासतौर पे जिसे अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि इस वाक़े में एक ड्रोन हमले के नतीजे में जो तबाही हुई है, जिसके बाद सनती जोन में आग लग गई और मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाया गया। लेकिन अपनी नौयत का ये एक बहुत ही अहम एक एपिसोड है ऐसे वक्त में जब सालिसी मेज़ पर बैठकर दोनों मुल्कों को और ख़ास तौर पे इसराइल को भी मेज़ पर बैठाकर एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि दोबारा से पासान इनकलाब ने अमेरिका की हर जो भी वो स्टेप उठा रहे हैं इसे ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ हमलों की शक्ल में इनको जवाब दिया जा रहा है। तो अब अमेरिका जो आहिस्ता आहिस्ता सालिसी के मेज़ पर बैठकर ईरान के पानियों पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, शायद उसके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाकयात के दौरान बाज़ इलाकों में टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम और सनती तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है और ईरान की तरफ से फायर किए गए मिसाइल 3 मिसाइल हैं जी, अमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिए जबकि एक मिसाइल समंदर में जाके गिरा। इससे पहले
امارات کے رہائشیوں کو ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے حوالے سے وارننگ جاری کی گئی، اور اس کے بعد جب ان کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہوا میں تو پھر اس الرٹ کو واپس لے لیا گیا۔ تو یو اے کے اندر حالات اب ویسے نہیں ہیں جیسے ہم نے پچھلے 15 دنوں کے اندر دیکھے۔ اب یو اے مکمل طور پہ الرٹ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے دبئی میں موجودہ حالات اور ممکنہ میزائل حملے کے خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور حکام نے موبائل فونز پر بھیجے گئے پیغام میں خبردار کیا تھا کہ ممکنہ میزائل خطرے کے پیش نظر شہری فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ تو یہ صرف یو اے کے اندر نہیں بلکہ دبئی میں بھی ہوا، اور خاص طور پہ جو عمان ہے وہاں پر تو سائرن جو ہے وہ سنائی دیے، اور ایک ہنگامی صورتحال آپ کو وہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ فجیرہ پر ایرانی حملہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ امارات کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اکنامک لائف لائن ہے، پورا یو اے اس کے اوپر کھڑا ہے، جہاں سے گزشتہ سال اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو تقریباً 17 لاکھ بیرل خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات برآمد کی گئی، جو عالمی طلب کا تقریباً 1.7% بنتا ہے، اور یہ بندرگاہ آبِ ہرمز کے قریب واقع ہے اور خلیج عمان کے ساحل پر موجود ہے، جو اسے اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم بناتا ہے۔ فجیرہ کو دنیا کے بڑے فیول اسٹوریج اور ریفائنڈ آئل ہبز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تیل کی جو بلینڈنگ اور ریفائننگ سے مختلف جو بین الاقوامی جو پروڈکٹس ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے فیول، جس میں جیٹ فیول ہے اور دیگر فیول کی اقسام یہاں سے تیار کی جاتی ہیں، جنہیں دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ پورٹ سنگاپور، اس کے ساتھ ساتھ روٹرڈیم اور چین کے زوشان کے بعد دنیا کا چوتھا بڑا میرین فیول ٹرمینل ہے، جہاں بڑی تجارتی تیل کمپنیاں بھی سرگرم ہے۔ تو ایک بہت بڑا اکنامک ہب ہے جسے یہ نشانہ بنایا گیا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ 1.2% دنیا میں جہاں سے تیل برآمد کیا جا رہا ہے اور ضروریات پوری کر رہا ہے، اگر ایران اس کے اوپر حملہ کرے گا تو یقیناً ایک دباؤ آئے گا۔ آپ نے تو اسے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پچھلے 15 دنوں کے اندر بہت سارے ہوائی جہاز مڈل ایسٹ کے اندر لینڈ کیے، اور ان کے اندر کیا تھا، میں اس کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کنسرن ضرور پایا جاتا تھا کہ بہت سارا ساز و سامان جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کے خلاف ایک بڑی جنگی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر جب امریکہ اگر ممکنہ طور پر ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ تیار ہوں گے، اور دفاعی سسٹم یہاں پہ انسٹال کیا گیا۔ دوستو، ایران نے صدر ٹرمپ کو وارننگ دی تھی کہ فریڈم پروجیکٹ کی آڑ میں کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے گا، لیکن ٹرمپ نے شرائط کی اور ایران نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ باتوں سے زیادہ کچھ کر کے دکھانے پر یقین رکھتا ہے۔ یہی وجہ جی کہ ایک بڑا زبردست قسم کا اٹیک کیا گیا، اور ایسے وقت میں جب ثالثی ہو رہی ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 22 جو ان کے بحریہ کے اہلکار تھے، ان کی نیوی کے، ان کے حوالے کیے گئے پاکستان کے ذریعے، ایسے وقت میں یہ حملہ کیا گیا ہے، تو ایران پاسداران انقلاب، ایران کی حکومت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نا تو ڈونلڈ ٹرمپ صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں، اور ان کا ایک تازہ بیان جو سوشل میڈیا پہ اس وقت موجود ہے، جس میں انہوں نے ایران کے حوالے سے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے ہم مٹا دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی ہم دے رہے ہیں، اور امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا، اور خطے میں امریکہ کی فوجی تیاری اس وقت جاری ہے، اور ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے ہتھیار، گولہ بارود اور ساز و سامان موجود ہے، ہمارے دنیا بھر میں اڈے ہیں، وہ سب ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم اس تمام سامان کو استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروجیکٹ فریڈم کے تناظر میں بعض غیر متعلقہ ممالک پر بھی ایران نے حملے کیے، ان میں ایک جنوبی کوریا کا مال بردار جہاز بھی شامل ہے، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی آ کر اس مشن میں شامل ہو۔ دیکھیں، یہ جو دنیا بھر کے اڈوں کی وہ بات کر رہے ہیں نا، آپ کو سی این این کی رپورٹس کو سامنے رکھنا ہوگا، آپ کو پینٹاگون کی رپورٹس، جس میں جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا تھا کہ پینٹاگون ہمیں صحیح طرح بریف نہیں کر رہا، اور وہ کیوں کہہ رہا تھا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ ہمارے آرسنل سکڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کی جو پاور ہوتی ہے نا، فائر پاور، اگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے دن کی جنگ لڑ سکتے ہیں، تبھی آپ جا کر جنگ میں کودیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کہے کہ ہم ایران کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور اب وقت آ گیا کہ ہم حملہ کریں، ان کو مٹا دیں۔ ان کو رپورٹ کے اوپر انحصار کرنا پڑا، اور جے ڈی وینس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پینٹاگون ہمیں بتا نہیں رہا کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم اگر آخری حملہ کریں تو فیس سیونگ کے لیے
टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये हमारे लिए काफ़ी होगा। नैरेटिव बिल्डिंग तो भाई हम कर ही सकेंगे ना, लिहाजा चलते हैं, हमला करते हैं, और अगर हमला हमें अपने अहदाफ हासिल ना भी हुए तो कम से कम हम नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। रजीम चेंज नहीं कर सके, कोई बात नहीं, यूरेनियम को हम हासिल नहीं कर सके, ये भी मसला नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल रोल बैक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और फिर जो उनकी क़यादत है अगर वो ख़त्म नहीं हुई और इनकलाब बर्पा नहीं हुआ जैसा कि हम क्लेम कर रहे थे, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने आखिरी हमला करके अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। दोस्तों, जनूबी कोरिया का जो एंट्री वाला मामला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनूबी कोरिया ऑब्वियसली देख रहा होगा कि हमें अब इस जंग के अंदर हिस्सा लेना है या नहीं लेना। ट्रंप क्या कह रहा है ये जरा सुनिएगा। ट्रंप ने कहा कि हमने 7 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया, वो उन्हें तेज रफ्तार कश्तियां कहते हैं, अब उनके पास यही कुछ बाकी रह गया। इस वक्त तक आबदार हुकूमत से गुजरने वाले किसी और जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सदर ट्रंप ने बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में दावा किया कि ईरान का सब कुछ तबाह है और अमेरिका का सब कुछ महफूज, हमारा पलड़ा भारी है। और उन्होंने यह भी लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, अमेरिका के सदर फाल हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल है। अब ये कंपैरिजन क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा। क़यादत ईरान की शहीद, रहबर को शहीद किया और हम अभी भी जिंदा हैं, ये वो कह रहे हैं ना। हमने बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल और गोला बारूद और तोपखाना आज भी मौजूद है, हमारी बहरी बेड़े की जो ताकत है वो भी ईरान के पानियों यानी उनके सर पे खड़ी है। तो वो एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको इनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने बताया कि सरकार इस जंग से निकलने का वक्त हुआ चाहता है और हमारे पास हालात जो हैं बहुत ही मुश्किल हैं, लिहाजा आखिरी हमला करते हैं और फिर हम नैरेटिव बिल्डिंग के तो वैसे ही मास्टर हैं। यहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, 2-4 आपकी तकरीरें होंगी और फिर कुछ लोगों को लॉन्च करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी जिस तरह के अब इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन। तो लिहाजा आए, आखिरी हमला करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और फिर आपको ये खबर दें कि ईरानी हमले में कोरिया के बहरी जहाज को नुकसान पहुंचा है और इसको आग लग गई, और ये जहाज सदर ट्रंप की शय पर आबना हुर्मुज़ से गुजर रहा था, जिसे ईरानी बहरिया ने रुकने की वार्निंग दी, वो नहीं रुका, तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से मिसाइल दागे गए। अब हुआ ये जी कि कोरिया हो या स्पेन हो या जर्मनी हो या जापान हो या फिर पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क, अमेरिका की ये प्लानिंग थी कि इन ममालिक को इस जंग के अंदर हम घसीट कर लेकर आए। आपको याद होगा कि आपने हुर्मुज़ के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट भी है कि भाई तेल हमारा मसला नहीं है, तेल जापान का मसला है, तेल भारत का मसला है, तेल दीगर ममालिक का मसला है। हम तो यहां से निकल जाएंगे और हमारे पास कई सालों का तेल मौजूद है और आओ हमारे से तेल खरीदो। तो मसला आपका है, लिहाजा इस जंग के अंदर आप हिस्सेदार बने। दुनिया के किसी मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप की इस दावत को कबूल नहीं किया और कोरिया भी यही कर रहा है। जनूबी कोरिया को समझ में आ गई कि वो ट्रंप जो मिडिल ईस्ट के अंदर कई सालों से अपने बहरी बेड़े, अपनी फौजी बेसिस इन्होंने कायम की, इसके बावजूद वो मिडिल ईस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया। वो अमेरिका हमें किस तरह से दिफा हमारा कर सकेगा। लिहाजा भाई इस जंग से दूर रहो और डोनाल्ड ट्रंप के पीछे नहीं चलना। देखिए, जो आप दावत दे रही है, खाने की दावत नहीं है, ये जंग की दावत है, जिसे जनूबी कोरिया यकीनन कभी भी कबूल नहीं करेगा। ये जो मैंने लिखा ना कि जनूबी कोरिया की एंट्री, तो ये एक सवाल था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भाई आप तो इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कोरिया ने आपको इनकार कर दिया। और दोस्तों, ईरान के पाकिस्तान इनकलाब के एक स्टेटमेंट और उन्होंने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से अमरीका ने दावा किया था कि 2 अमरीकी परचम बरदार तजारती जहाज़ों ने आज आबने हुर्मुज़ अबूर किया, और ईरानी पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स ने कहा कि तजारती जहाज़ों के आबने हुर्मुज़ अबूर करने का दावा झूठा और बेबुनियाद है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जहाज़ यहाँ से गुजर सके। और देखिए, अगर जहाज़ गुजर सकते तो ये जो हमला किया गया, ये हमला कभी ना होता। ईरान ने दोनों हमलों की बाकायदा वीडियोज़ जारी की हैं। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और ईरानी पाकिस्तानी गार्ड्स के तर्जुमान और महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह जी ब्रिगेडियर जनरल हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और वो ये कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे, और हम अब तक दुश्मन को ये पैगाम इससे पहले भी दिया और पिछले 2 महीने से हम मुसलसल अपने दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं, और हमारे जहाज़ इस वक्त पानियों में मौजूद हैं और एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल है, इसे फॉलो किया जाए, और जो फॉलो नहीं करेगा उसे एक भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये इस वक्त की डेवलपमेंट हो रही है आबने हुर्मुज़ से। मैं आपको ना एक और यूएई के हवाले से जो बहुत ही अहम
एक डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और दोस्तों, इसराइल यूएई कैसे पहुंचा, इस खबर पर जाने से पहले और इसराइल ने यूएई पहुंचकर क्या कुछ किया है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन उससे पहले, जिस तरह जनूबी कोरिया ने इनकार किया अपनी खामोशी के जरिए और वो देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को, वहीं पे फ्रांस ने भी आपने हुर्मुज़ में अमेरिका के साथ शराकतदारी से इनकार कर दिया और किसी भी फौजी कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। खबर ये है कि यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलें और यही आपने हुर्मुज़ को खोलने का वाहिद हल है। अगर आप हमें कहें कि फौजी कार्रवाई का हिस्सा बने, तो भाई हम आपकी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, ये फ्रांस का मामला नहीं, ये सिर्फ नेटो का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी के साथ दुनिया को इस जंग में घसीटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये जवाब मिल गया कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचती है और वो अब कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो सो मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये खबर आप सुनकर हैरान भी हो जाएंगे। ईरान के आज के हमलों का दिफा अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल कर रहा है। बिल्कुल जैसे ही कोई भाई अपने भाई का दिफा करता है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा कर रहा है। व्यूअर्स, अमरीकी नशियाती इदारे CNN की एक रिपोर्ट और उन्होंने जिन जराए का हवाला दिया उसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने आज मुबैना ईरानी मिसाइलों को रोकने में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के साथ जंग के आगाज़ पर खुफिया तौर पर आयरन डोम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और इसे चलाने के लिए फ़ौजी एहलकार अमारात भेजे थे और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए दीगर दिफाई निज़ाम भी इस्तेमाल किए गए। ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि गिराए गए 3 मिसाइलों में से कितने मिसाइल आयरन डोम सिस्टम के जरिए तबाह किए गए। इससे पहले ये रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आ चुकी हैं कि इसराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिफा के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद सिस्टम फराहम किए, जिनमें एक जदीद लेज़र दिफाई निज़ाम भी शामिल है। बरतानवी अखबार की एक रिपोर्ट भी इस हवाले से सामने आई और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि इसराइल ने स्पेक्ट्रो नामी सर्विलेंस सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किया, जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले से आने वाले ड्रोन्स, खुसूसी शाहिद ड्रोन्स की निशानदही करने की सलाहियत रखता है। अखबार के मुताबिक इसके अलावा इसराइल ने अपने आयरन बीम लेज़र दिफाई निज़ाम का एक वर्जन भी फराहम किया, जो कलील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। और ये सिस्टम इसराइल ने रवा साल के आगाज में लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन दोनों दिफाई निज़ामों के साथ इसराइल ने अपना जो आयरन डोम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी यूएई भेजा, जबकि इन सिस्टम्स को चलाने के लिए दर्जनों इसराइली फ़ौजी एहलकार भी इस वक्त तैनात यूएई के अंदर किए गए। तो जब आप कहते हैं ना कि प्रॉक्सी जंग, आप ईरान से सवाल कर रहे हैं कि अपनी प्रॉक्सीज को लगाम डालो, लेकिन आपने इसराइल को अपनी प्रॉक्सी बना लिया। देखिए, मुसलमान के साथ नहीं खड़ा, मुसलमान यहूदियों के साथ खड़ा है और यहूदी मुसलमानों के साथ खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हमले कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम दुनिया को सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसराइल अमारात गठजोड़ खित्ते में मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाएगा, याद रखेगा। और ये बात आने वाले वक्त में साबित भी होगी, क्योंकि अमारात इस वक्त भारत और इसराइल के हाथों में खेल रहा है और इसी खेल का जो अंजाम है खुद अमारात के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात होगी। देखें, हम अगर यूएई के बहुत करीब हैं, यूएई के प्रिंस को, वहाँ के बादशाह को, या जो भी आप उन्हें नाम दें, अमीर को, जब आप पाकिस्तान में शिकार के लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के ज़रिए, यूएई के ज़रिए पाकिस्तान को भी पैगामात जो भेजे जा सकते हैं। तो हम एक बड़े उस कंसोर्शियम का ना चाहते हुए भी हिस्सा बन रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।